नवाब भाई, महाराष्ट्र में तीन पार्टी की सरकार है, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी। लेकिन यूपी और गोवा में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें तीनों पार्टियों में मतभेद दिख रहे हैं। कांग्रेस शिवसेना को गोवा में नहीं आने देती, आप लोग शिवसेना के साथ यूपी में नहीं जाना चाहते, क्यों ऐसा? देखिए, महाराष्ट्र में तीन पार्टी का जो गठबंधन है वो महाराष्ट्र को लेके है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्पष्ट भूमिका है कि राज्य इकाई जो फैसला करेगी उस तरह का निर्णय उसको मान्यता पार्टी देगी। उत्तर प्रदेश की इकाई ने फैसला किया कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करना है, वहाँ हम लोगों ने मान्यता दी। गोवा में हम लोग चाहते थे कि कांग्रेस के साथ बैठकर साथ में चुनाव लड़ा जाए, लेकिन गोवा के स्थानिक नेताओं की जो रवैया है उसके कारण वहाँ गठबंधन नहीं हो पा रहा है। कल हमारे राष्ट्रीय महासचिव प्रफुल्ल पटेल जी और एक मंत्री जितेंद्र आवाड़ जी गोवा जाएंगे, शिवसेना के साथ बात होगी और लोगों से बात जो होना है वो होगी, और कल कोई अंतिम निर्णय गोवा को लेकर पार्टी करेगी, जिसकी घोषणा प्रफुल्ल पटेल जी स्वयं गोवा में करेंगे। मणिपुर में कांग्रेस के साथ हमारी बात हो गई है, मणिपुर में गठबंधन में हम कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्रामध्ये आघाडीचं सरकार असताना पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीमध्ये निर्णय झाला होता, स्थानिक इकाई जे निर्णय घेईल त्या पद्धतीने आम्ही पुढे जाऊ। उत्तर प्रदेशमध्ये समाजवादी पक्षासोबत आमच्या युती झालेली आहे, त्याचबरोबर मणिपूरमध्ये काँग्रेससोबत, गोव्यामध्ये काँग्रेसची चर्चा होत असताना स्थानिक पातळीवर काँग्रेसची भूमिका आघाडी न करण्याचे असताना उद्या प्रफुल्ल पटेल साहेब, मंत्री जितेंद्र आव्हाड हे दोन्ही नेते गोव्याला जाणार आहे। शिवसेनेने इच्छा दर्शवलेली आहे आघाडी करण्याबाबत, त्यांच्यासोबत चर्चा होईल आणि उद्या जे अंतिम निर्णय होईल ते प्रफुल्ल पटेल जी गोव्यामध्ये जाहीर करणार। सर, पर्रिकरांच्या मुलाला पाठिंबा देण्यासाठी फार अग्रेसिव्ह भूमिका आता शिवसेना घेत आहे, यामुळे तुम्ही कसं असं म्हणता की तुमचा अलायन्स एनसीपी आणि शिवसेना नाही, उद्या चर्चा करून शेवट प्रफुल्ल पटेल साहेब आणि शिवसेनेचे नेते असतील ते सर्व चर्चा करून जे काही निर्णय असेल उद्या गोव्याच्या बाबतीत गोव्यामध्ये ते घेतील आणि त्याची घोषणा पण गोव्यामध्ये ते स्वतः करणार आहे। सर, शिवसेना सांसद संजय राउत ने ट्वीट किया है कि मनोहर पर्रिकर जी के बेटे उत्पल पर्रिकर जी पणजी से चुनाव लड़ रहे हैं, के खिलाफ कोई भी पार्टी अपना उम्मीदवार ना उतारे ताकि मनोहर पर्रिकर जी को रिस्पेक्ट दी जाती है कि एक्सपेक्ट बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी बता रही है कि हम जिन पे कोई मुकदमे होंगे, दागी लोगों को हम चुनाव मैदान में नहीं उतारेंगे। लेकिन कल तक जो कांग्रेस में थे बाबूस मॉन्टेरियो, जिनको लेके बीजेपी बार बार सवाल उठाती थी कि इनकी आपराधिक पार्श्वभूमि है, अब उसी को उम्मीदवार बनाया जा रहा है। एक निष्ठावान नेता जो बीजेपी को लेकर एक चेहरा था, उनके परिवार के लोगों को दरकिनार किया जा रहा है। निश्चित रूप से शिवसेना ने कोई भूमिका ली है तो कल की बैठक में प्रफुल्ल पटेल जी और सभी नेता चर्चा करेंगे और उस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। बीजेपी ये भी कह रही है कि गोवा में एनसीपी का कोई वजूद नहीं है, शिवसेना 475 वोट के आगे बढ़ती नहीं है, ऐसे में वो बीजेपी के सामने नहीं खड़ी हो सकती, इसलिए पर्रिकर परिवार को लेकर किसी तरह की सलाह न दें। जो लोग नवसिखिए राजनीति में आए वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को लेकर लगातार टिप्पणी कर रहे हैं। शायद उन्हें पता नहीं कि कांग्रेस गठबंधन में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मंत्रिमंडल में मंत्री रहे हैं लगभग 10 सालों तक। हमारा डिप्टी चीफ मिनिस्टर वहाँ पे रहा है। शायद या तो उनकी याददाश्त सही नहीं या वो सच्चाई को स्वीकारना नहीं चाहते। जो लोग टिप्पणी कर रहे हैं उन्हें समझना पड़ेगा कि पवार साहब ने महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को कातरज का घाट दिखाया है और आगामी दिनों में काशी घाट पे ही बीजेपी को रोकने का काम देश में हम करेंगे। हमें लगता है कि जो नेता एनसीपी को लेकर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, इसी तरह की बयानबाजी से
महाराष्ट्र से हाथ धोना पड़ा। हमें लगता है यही बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी को देश की सत्ता से बाहेर ढकेलेगी। मराठीमध्ये विचारायचं होतं की देवेंद्र फडणवीस यांचं म्हणणं होतं 3.5 जिल्ह्यांमध्येच राष्ट्रवादी आणि पवार काही म्हणजे पक्षाला काही भूमिका नाही आहे अशा पद्धतीने टीका केली। ज्या पद्धतीने माजी मुख्यमंत्री राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या बाबतीत आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पवार साहेबांच्या बाबतीत भाष्य करताय, मला वाटते की कालपर्यंत ज्या पक्षाच्या 25-30 जागा या राज्यात निवडून येत होते, पवारसाहेब मुख्यमंत्री असताना ते कधी विधानसभेमध्ये सदस्य म्हणून निवडून आले नाही। ते आम्हाला 3.5 जिल्ह्याचे पक्ष सांगताय, त्याला आम्ही बोलू इच्छितो की इतर भागामध्ये जे आमदार आहेत ते कुठल्या जिल्ह्यातले आहेत त्याच्या माहिती त्यांनी द्यावी। या प्रकारे जे भाष्य करत होते त्यामुळे भाजपला कात्रजच्या घाट पवार साहेबांनी दाखवलेला आहे। आता असंच ते भाष्य करत राहिले ते काशी घाट दाखवण्याचं काम पण पवार साहेब भाजपला करते। नॉन बीजेपी जितने भी पार्टीज हैं उन्होंने एक साथ आना चाहिए बीजेपी के खिलाफ, ये पवार साहब ने एक बताया था, और जो जिसका एक प्रयोग हमने देखा महाराष्ट्र में एक सक्सेसफुल अभी तक हुआ है। यही प्रयोग कहीं ना कहीं गोवा में भी करना चाहते हैं। लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं कि ट्विटर वॉर चल रहा है कांग्रेस और टीएमसी के बीच, जो दोनों दल हम कहें कि एक बंगाल में एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वही कांग्रेस कहीं ना कहीं वापस उभरना चाहता है गोवा में। तो ऐसे में आपको लगता है कि ये महाविकास आघाड़ी का जो एक एक्सपेरिमेंट महाराष्ट्र में सक्सेसफुल हुआ, क्या वो वहां पे गोवा में हो सकता है? लेकिन अभी तो कांग्रेस और टीएमसी में दोनों में वाकयुद्ध चल रहा है। टीएमसी अपना वजूद, आम आदमी पार्टी अपना वजूद देशव्यापी बनाने के लिए छोटे राज्यों में चुनाव लड़ रहे हैं, ये सच्चाई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी लगातार गोवा में कांग्रेस के साथ रही। महाराष्ट्र से सटा हुआ इलाका है, मराठी भाषिक लोग भी गोवा में हैं। अगर एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना का गोवा में भी गठबंधन बनता तो बहुत आसानी होती। कुल मिला के जिस तरह से कांग्रेस के कुछ नेता जिन्होंने 5 साल पहले भूमिका लेने की वजह से गोवा फॉरवर्ड और ख़ास करके दिगंबर कामत जी ने जो शर्तें लगाई थी, जिसके कारण 5 साल तक बीजेपी गोवा में सत्ता में बनी रही, उन्हीं लोगों के कारण वहाँ पे कुछ अड़चन पैदा हो रही है। लेकिन अगर कांग्रेस अकेले ने भी जाना चाहती है तो निश्चित रूप से कल प्रफुल्ल पटेल जी शिवसेना के नेताओं के साथ बात करेंगे और कुछ नेता भी पार्टी में आना चाहते हैं, पूर्व मंत्री भी हैं। वो सारे घटनाक्रम के बाद प्रफुल्ल पटेल जी गोवा में सारी जानकारी देंगे। सर, गोवा चुनाव में देखा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने बोला कि पोस्ट पोल अलायंस हो सकता है, कांग्रेस ने भी बोली कि पोस्ट पोल अलायंस हम कर सकते हैं चुनावों के नतीजे के देखने के बाद। क्या एनसीपी भी इस मोड में काम करेगी गोवा में? देखिए, कांग्रेस को जो भी करना होगा अभी करे या बाद में करे, लेकिन समय रहते चीज़ों को करना पड़ेगा। लेकिन 5 साल पहले का अनुभव, जहां कांग्रेस 1 नंबर की पार्टी थी, एनसीपी का भी विधायक था, गोवा फॉरवर्ड कुछ शर्तों के साथ आना चाहती थी, कुछ अपक्ष विधायक भी आना चाहते थे, लेकिन देरी के कारण बीजेपी ने सरकार बना ली थी। फैसले जो भी लेना हो समय पे रहते हुए ले तो उसका फ़ायदा होता है। लेट लतीफ़ी के कारण 5 साल पहले कांग्रेस ने गोवा में आई हुई सत्ता गंवाई थी, ये सच्चाई है। नतीजों के बाद जो परिस्थिति होगी पार्टी उस पर निर्णय लेगी। सर, दिल्लीमध्ये अरविंद केजरीवाल भाजपला रोखण्यासाठी प्रयत्न केला आणि तो सक्सेस झाला। तशाच प्रकारे आता गोव्यामध्येही त्यांचा प्रयत्न आहे की इतर पक्षांसोबत ते सोबत राहण्याचा प्रयत्न आहे, भाजपला बाहेर करण्याचा। तुमचा पक्ष आम आदमी पार्टी आणि टीएमसी हे राज्यस्तरीय पक्ष असताना राष्ट्रस्तरीय पक्ष बनण्यासाठी जे लहान राज्य आहे तिकडे ते निवडणुका लढत आहे। निश्चित रूपाने त्यांना यश अपयश जे होईल ते निवडणुकीच्या निकालानंतर लोकांच्या समोर येईल। जर त्यांची भूमिका राहील की निकालानंतर एखादा व्यापक मोर्चा करायचा आहे, आजपासून त्याच्यावर भाष्य करता येत नाही। काय निकाल येत आहे, कुठल्या पद्धतीने गोव्याची जनता कौल देत आहे, त्याच्यावर हे सगळं अवलंबून राहणार आहे। मराठी पाट्यांच्या संदर्भात काही व्यापारी गेले आणि कोर्टात जायच्या तयारीसाठी अशा पद्धतीची सक्ती नको अशी त्यांची भूमिका आहे।
शॉप अँड इस्टॅब्लिशमेंट ॲक्टमध्ये दुरुस्तीचा निर्णय कॅबिनेटने घेतलेला आहे. त्याच्या बाबतीत कायद्यामध्ये दुरुस्ती निश्चित रूपाने जेव्हा विधानसभेच्या अधिवेशन येईल तेव्हा होईल. तोपर्यंत अध्यादेश काढण्याचा निर्णय सरकारने घेतलेला आहे. महाराष्ट्रामध्ये याआधी ज्या आस्थापनेकडे 10पेक्षा कमी लोक असतील तिथे बंधनकारक नाही आणि 10पेक्षा जास्त लोक काम करत असतील त्यांना मराठी पाटी हे बंधनकारक होता. काही लोकांना सूट आणि काही लोकांना बंधनकारक ही भूमिका योग्य नाही. यामुळे सरकारने सरसकट सर्वांना मराठी पाटी लावण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. विधानसभेच्या अधिवेशनामध्ये तो कायदा पण पारित होईल. तोपर्यंत अध्यादेश निघेल. तो कायदाच असतो. निश्चित रूपाने भाजपचे काही नेते विशेषकर एक विशेष वर्ग महाराष्ट्रामध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या इशाऱ्यावर मराठी पाटीचा विरोध करतोय. एखादा कायदा झाला ते सर्वांना बंधनकारक राहील. जे लोक विरोध करत आहे कोर्टामध्ये जाण्याचा त्यांचा अधिकार आहे. पण कायदा झाल्यानंतर त्या कायद्याची अंमलबजावणी सरकारची जबाबदारी असते आणि त्याला स्वीकार करून त्या पद्धतीने पुढे जाण्याची जबाबदारी पण स्थापनेवर राहणार आहे. कोर्टात ते जातील पण कायदा झाल्यानंतर त्याच्या विरोधात भूमिका होऊ शकत नाही हे लोकांना कळलं पाहिजे. सर, जात पडताळणी समितीने त्यांना बोलवण्यात आलं पण वारंवार गैरहजर राहतात. असं वाटतं की ते टाळाटूळ करत आहे समितीच्या निर्णयावर. उद्या जात पडताळणी समितीकडे त्यांच्या दाखलेबाबत जे तक्रार विविध लोकांनी आणि मी स्वतः केली होती त्याची सुनावणी उद्या होती. आजच आम्हाला एक आदेश मिळालेला आहे. कोविडमुळे 5पेक्षा जास्त लोकांना सुनावणीवर हजर ठेवता येत नाही. त्यासाठी पुढच्या महिन्याच्या 17 तारीख देण्यात आलेली आहे. निश्चित रूपाने त्या तारखेवर आमचे वकील जे आमच्याकडे कागदपत्र आहे ज्याच्या आधारावर आम्ही तक्रार केलेली आहे ते आमच्या वकिलाच्या माध्यमातून आम्ही बाजू मांडू. समीर वानखेड़े के जात प्रमाण पत्र ये गलत कागजों के आधार पे इशू किया गया, जिसको लेकर कई लोगों ने कंप्लेंट की है स्क्रूटनी कमेटी के सामने. मैंने स्वयं भी कंप्लेंट की है. कल तारीख थी लेकिन कोविड के कारण जात स्क्रूटनी कमेटी ने 1 महीने के लिए तारीख आगे बढ़ा दी है. 5 से ज़्यादा लोगों पे पाबंदी के कारण दिया है. हम आने वाली 17 फरवरी को जिन कागजों के आधार पे हमने कंप्लेंट की है हमारे वकील के माध्यम से वो सारा मामला हम समिति के सामने रखेंगे. सवाल ये भी है कि कोविड के जो नंबर्स बढ़ रहे हैं 70 से ज़्यादा विधायक और मंत्री इसमें शामिल कर संक्रमित होगा धीरे धीरे सही होकर वो अपने काम पे लौट रहे हैं. धीरे धीरे किस तरह देखते हैं आप वो धीरे धीरे अपनी पोजीशन पे संभाल. देखिए महाराष्ट्र में देश में जो थर्ड वेव की बात हो रही थी निश्चित रूप से लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ी. खास करके मुंबई शहर में स्थिति नियंत्रित हुई है. महाराष्ट्र सरकार ने जिला प्रशासन को पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त रहने का आदेश दिया था. टेस्टिंग बड़े पैमाने पे की जा रही है. लेकिन एक ख़ास बात इस थर्ड वेव में नज़र आती है कि जिन लोगों का टीकाकरण हुआ है वो कम प्रभावित हो रहे हैं. उन्हें हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत नहीं. उनका लंग इंस्पेक्शन नहीं हो रहा है. इसीलिए राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पे टीकाकरण किया जाए इसको लेके मुहिम शुरू रखी है. हमें लगता है कि हर ज़िले में पालक मंत्री उसे देख रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण कैसे हो ताकि लोगों को कोविड से बचाया जाए. इसके लिए महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से कार्यरत है. लोक प्रतिनिधि अपने काम पे लौटे तो कितना फायदा होगा आम जनता को? नहीं, लोक प्रतिनिधि हो या आम जनता हो, अगर कोई संक्रमित है तो नियमों का पालन करना, क्वारंटाइन रहना, ज़रूरत पड़े तो अस्पताल में जाना, नहीं तो अपने घर में होम आइसोलेट होना ये जवाबदारी है. जो लोग संक्रमित हुए थे नेगेटिव होने के बाद निश्चित रूप से कामों पर लौटे हैं और सभी की जिम्मेदारी बनती है जो कोविड प्रोटोकॉल बनाया गया है उसका पालन करें ताकि और लोगों को बचाया जाए.